Hello viewers, welcome to this session. Myself Harikesh Yadav, Assistant Professor, Department of Psychology, गंगा सिंह कॉलेज छपरा। आज हम इंडिकेटर्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में करता है। अब प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार को जागृत करती है, क्रिया को लंबे समय तक बनाए रखती है तथा क्रिया के पैटर्न को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से अप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति ऊर्जाशील होकर सतत रूप से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होता है। अप्रेरणा के 3 मुख्य तत्व होते हैं। नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 दिशा, नंबर 3 सततता परसिस्टेंसी। अप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार ऊर्जाशील होता है, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होता है एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति के द्वारा सतत रूप से प्रयास किया जाता है। तीव्रता का ऊर्जा का मापक व्यक्ति के व्यवहार की तीव्रता या बल से है। व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति कितना अप्रेरित है। परिश्रम यह आवश्यक नहीं है कि कठिन परिश्रम करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का प्रयास लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा तत्व सततता आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कठिन परिश्रम करने के बावजूद बीच में लक्ष्य को छोड़ देता है या परिश्रम कम कर देता है तो इससे उसे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होती है। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि किए गए प्रयास में गुणवत्ता का होना महत्वपूर्ण है। यदि गुणवत्तापूर्ण परिश्रम नहीं किया जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति होने में संशय है। इस प्रकार से अप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल कंपोनेंट शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक यूनिक क्वालिटी भी है। हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में अप्रेरणा का अलग अलग अपनी एक यूनिक क्वालिटी हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का व्यवहार निश्चित दिशा में अग्रसर होना चाहिए। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव, टू एनर्जाइज, टू एक्टिवेट। इस प्रकार से अप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्राणी के व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्रेरणा जैसी जटिल प्रक्रिया के कुछ प्रक्रम होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आवश्यकता। सबसे पहले व्यक्ति में किसी प्रकार की आवश्यकता की अनुभूति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में एक उथल पुथल की अवस्था उत्पन्न होगी। इस अवस्था को प्ररोध की अवस्था कहते हैं।
नंबर 3 लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। इसके बाद व्यक्ति के द्वारा लक्ष्य प्राप्त की दिशा में व्यवहार किया जाता है और यदि किए गए व्यवहार के प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति में उथल पुथल की अवस्था समाप्त हो जाती है और व्यक्ति में एक प्रकार के संतुष्टि के भाव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अप्रेरणा एक जटिल संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होता है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति आंतरिक कारणों से भी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होता है एवं बाह्य कारणों से भी उन्मुख होता है। इसके आधार पर अप्रेरणा के दो प्रकार के सिद्धांतों का विकास हुआ है। नंबर 1 पुश थ्योरी, जिसके अंतर्गत ड्राइव थ्योरी को रखा जाता है। नंबर 2 पुल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंतर्गत इंसेंटिव थ्योरीज या पुरस्कार के सिद्धांतों को रखा जाता है, जिसके बारे में हम आगे चल कर के चर्चा करेंगे। अब हम अप्रेरणा के कुछ संप्रतियों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम अप्रेरणा को मुख्य रूप से डिवाइड करें तो अप्रेरणा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अप्रेरणा। नंबर 2 एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अप्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति में आंतरिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, आंतरिक उथल पुथल की अवस्था को कम करने के लिए व्यक्ति का व्यवहार अप्रेरित होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बाह्य वातावरण में उपस्थित लक्ष्य इतना आकर्षक होता है कि वो व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और व्यक्ति का व्यवहार उस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। अब हम अप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 ड्राइव थ्योरी, जिसे पुश थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की आंतरिक अवस्था में जो एक होम्योस्टेसिस होती है, होम्योस्टेसिस एक इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, एक साम्यावस्था होती है। जब उसमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो व्यक्ति का व्यवहार उस बैलेंस की अवस्था को पुनः रीस्टोर करने के लिए अप्रेरित होता है और यदि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति में पुनः साम्यावस्था अर्जित हो जाती है। नंबर 2 इंसेंटिव थ्योरीज, जिसे पुल थ्योरीज भी कहा जाता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित लक्ष्य इतना आकर्षक होता है कि जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है और व्यक्ति उसकी प्राप्ति के लिए अप्रेरित होता है और यदि व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो इससे व्यक्ति में संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। इसके साथ ही साथ अब्राहम मास्लो के द्वारा हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया गया है। अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि मानव की इच्छाएं स्वतंत्र हैं, वह अच्छा है, मानव अपने आप में नैतिक है, किंतु बाह्य वातावरण में स्थित दबावों के कारण वो अपने सेल्फ के साथ, अपने स्व के साथ नहीं जीवित रह पाता है, जिसके कारण उसमें उसकी साम्यावस्था प्रभावित होती है। तो इस संदर्भ में अब्राहम मास्लो के द्वारा और के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल होना अत्यंत आवश्यक है।
जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो इसके बाद उसमें सेफ्टी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। फिर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित बाह्य वातावरण, बाह्य खतरों से सुरक्षा के लिए व्यक्ति का व्यवहार अपग्रेडित होता है। और जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है और अब बाह्य खतरों से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है तो इसके बाद उसमें प्यार एवं सामाजिक संबंधन की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है, जिसमें व्यक्ति अपने सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है और सुनिश्चित करता है कि वह सामाजिक खतरों से अपने आप को सुरक्षित रख सके। नंबर 4, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिलिएशन पूर्ति होने के बाद व्यक्ति में आत्म स्वाभिमान के साथ जीने की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। और जब व्यक्ति आत्म स्वाभिमान के साथ जीने की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है उसके बाद व्यक्ति में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति के में जो नीचे की 3 आवश्यकताएं हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और एफिलिएशन नीड्स, इन्हें लोअर ऑर्डर नीड्स कहा जाता है। और ऊपर की 2 आवश्यकताएं पिरामिड के ऊपर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को हायर ऑर्डर नीड्स कहा जाता है। किसी ज़्यादा भी देश के या संसार के ज़्यादातर लोग नीचे की 3 आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाते हैं, उसी में अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर देते हैं। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में कुछ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से आज के सत्र में हमने अप्रेरणा के कारकों या अप्रेरणा के इंडिकेटर्स ऑफ मोटिवेशन को समझने का प्रयास किए कि किस प्रकार से ऊर्जा, दिशा और सततता के द्वारा के अप्रेरित व्यवहार के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और किस प्रकार आंतरिक अप्रेरणा होती है, उसके क्या विशेषताएं हैं और व्यक्ति में किस प्रकार से बाह्य वातावरण में उपस्थित आकर्षण द्वारा व्यक्ति का व्यवहार अप्रेरित होता है, इसके बारे में हमने किया। धन्यवाद।